नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज में। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ा खुलासा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि अब तक का अतीक अहमद के आतंक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। आपको बता दें, अतीक अहमद और उसका सगा भाई अशरफ दोनों आईएसआई से कनेक्टेड थे, यानी कि आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के मददगार साबित हुए। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि 2017 में कहीं ना कहीं आपको बता दें एक आतंकी का नाम जीशान कमर था, जो प्रयागराज में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाता था। अब आपको मैं पूरी विस्तार से बता देती हूं। कहा जा रहा है कि अशरफ ने लेटर में कबूला है, और ये बात का खुलासा इंडिया टीवी ने भी किया और एबीपी न्यूज ने भी किया है। जाने माने ये दोनों टीवी चैनल से। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों चैनलों ने इस लेटर को देखा है और अब ये सब जगह वितरित हो रहा है। कहा जा रहा है कि अशरफ ने कबूला है कि उसका कनेक्शन आतंकी जीशान कमर से था, और ये आतंकी करेली से गिरफ्तार किया गया था 2017 में। और लेटर जो मिला है पुलिस को, इसके साथ आपको बता दें ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रयागराज पुलिस ने जब सख्ती की थी तो दोनों भाइयों ने ये कबूला था कि उनका जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियार खरीदने का काम करता था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर यूपी के एक जिले को, यूपी के एक शहर को, प्रयागराज को इतना बड़ा आतंकी हब बनाया है दोनों भाइयों ने मिलकर। और दोनों भाइयों को कहा जा रहा है बेचारे, बेबस, लाचार और मासूम। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इनकी हत्या पर कहीं ना कहीं विपक्ष ढिंढोरा पीट रहा है कि कानून व्यवस्था तो भैया फेल है। देखिए, हत्या गलत हुई है, बार बार मैंने ये कहा है, हत्या ये गलत हुई है, जनता भी इसको कबूल रही है। लेकिन जनता को ये भी दिखाई दे रहा है कि आखिर आतंक का पर्याय अतीक अहमद, एक दुर्दांत अपराधी, कितनी बड़ी तार, कितनी बड़ी फहरिस्त और कितना लंबा इतिहास आतंक का। कि आतंकी जीशान कमर, जो आपको बता दें कि ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता था, लखनऊ के जरिए प्रयागराज में इसने आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, और इन दोनों से ही इनका कनेक्शन है। और अशरफ ने ये बात पुलिस को बताई थी कि मैं कबूल करता हूं कि मेरा जो कनेक्शन है वो आतंकी जीशान कमर से था। अब जरा सोचिए, जरा गौर फरमाइए कि आतंकवाद में ये दोनों भाई कितने उस्ताद थे। और इनकी हत्या पर विपक्ष का रोना जायज है। विपक्ष रो रहा है, विपक्ष को बड़ी तकलीफ हो रही है कि आखिर दोनों भाइयों की हत्या क्यों हुई। और देखिए, अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, अतीक अहमद गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है, और अतीक अहमद अमर रहे, ऐसी वीडियोस आपने सोशल मीडिया में देखी होगी। ताजुब की बात है, ये है भारत, और ये है भारत के लोग जो ऐसे हत्यारे को, ऐसे अपहरणकर्ता को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस पर कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। देखिए, गलत हुआ है पुलिस कस्टडी में, लेकिन बार बार ये बातें सामने आ रही है कि आखिर इतने सालों से इस अपराध पर चुप्पी सरकारों की क्यों थी। अगर जीशान कमर जैसे आतंकवादी को ये बढ़ावा दे रहे हैं तो जरा सोचिए कि इन लोगों ने अपने 44 साल के इतिहास में क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे बड़े अपराध किए होंगे। कल खबर सामने क्या आती है? कल आती है कि अतीक अहमद का जो कार्यालय था चकिया में, गुप्त रूप से, जिसके सामने हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, जमीन दोस्त करवाने का काम योगी आदित्यनाथ ने 2 साल पहले किया था, वहां क्या हुआ? वहां चाकू मिले, वहां पर खून से सने दुपट्टे मिले, वहां पर सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी हत्या हुई है जो अभी ताजी ताजी थी। लेकिन आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित क्यों हुई। ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहा है। अब देखिए, उसका जो चकिया का कार्यालय था उस पर अतीक अहमद अपहरण करे लोगों को लाता था, और वहां से वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। आतंकवादी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन अब आईएसआईएस से जुड़कर सामने आ रहा है। और देखिए, भारत की जनता को जानने की बेहद जरूरत है कि आखिर ऐसे दुर्दांत अपराधी को इतने सालों से प्रयागराज में रहने का मौका क्यों दिया गया, जेल में क्यों नहीं रखा गया। और जब योगी आदित्यनाथ 2.0 की सरकार आती है तब माफियाओं पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाता है। क्यों? आखिर योगी आदित्यनाथ को इतनी जरूरत क्यों पड़ गई माफियाओं पर एक्शन लेने के लिए? पहले की सरकारों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल उठ रहा है।
उस सरकारों ने नहीं किया जिसको जनता ने सिरताज चुना, जिसको जनता ने वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आतंकवादी से तो दोस्ती हो गई और यहां पर माफिया से तो दोस्ती हो गई। माफियाओं का इतिहास इतना शानदार रहा है यूपी में कि अब योगी को यह बोलने की जरूरत हो रही है कि यूपी बदल रहा है, यूपी की पहचान वापस आ रही है। यूपी में जब गड्ढे दिखते थे तो लोग कहते थे स्वागत है आपका यूपी में, और अब एक्सप्रेसवेज दिख रहे हैं। जरा सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी की तस्वीर, यूपी की काया पलट करने में। और देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, अतीक अहमद मामले में कहीं ना कहीं देश में विभाजन दिख रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसको विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष अतीक अहमद जैसे दुर्दांत माफिया को कहीं ना कहीं मजहबी एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक मजहब को भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर राजनीति जोरों शोरों से हो रही है। इसी बीच ये बड़ा खुलासा आपको जानने की बेहद जरूरत है। अशरफ ने कबूलनामे में कबूला कि जी हाँ, मेरा कनेक्शन इस जिशान कमर नाम के आतंकी से था। अब दर्शकों, मैं आपको अंतिम में बताती जाऊं, कहा जा रहा है कि 2021 में जिशान कमर को आतंकी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर लिया जा चुका था, जहां पर जिशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। और ट्रेनिंग के बाद वह कुछ साथियों के साथ लखनऊ के रास्ते हथियार को प्रयागराज लेकर आया और नैनी स्थित पोल्ट्री फार्म पर उसने छिपा कर रखा था इन हथियारों को, जहां पर पुलिस ने खुलासा कर लिया था और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और आपको बता दें कि वो ऑनलाइन खजूर बेचने की बहाने से आतंकी हमले को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता था। दर्शकों, आपको ये भी बता दें, कहीं ना कहीं सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या अतीक अहमद जिशान के जरिए ISI के कनेक्शन में आया था? क्या पाकिस्तान का कनेक्शन अतीक अहमद का जिशान से जुड़ा हुआ था? और जिशान की आप फोटोज भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है और कहा यह जा रहा है कि जिशान के जरिए ये दोनों भाई इतने दुर्दांत माफिया, इनका कनेक्शन पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों में था और कहा जा रहा है कि आतंकवाद को पनपने के लिए इन दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। और ये भी बता दें, आतंकवादी मैं इसलिए कह रही हूं, बार बार आपको बता रही हूं, क्योंकि जिशान कमर जैसे आतंकवादी से दोस्ती होनी और जिशान कमर जैसे आतंकवादी को साथ देने, उसके बहाने हथियार खरीदना, तो समझ जाइए कि कैटेगरी एक ही रही होगी, रिश्ता तो पुराना होगा। अब 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से यूपी की पूरी सियासत चरम सीमा पर है। अभी भी योगी आदित्यनाथ के पास एक चुनौती है कि किस तरीके से वो कानून को एक बार फिर से उसी तवज्जो में लाकर सबको एक लेकर वो चले। और यूपी में माफियाओं का खात्मा हो चुका है। कल योगी का दमदार भाषण आपने सुना होगा, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि अब माफिया अतीत हो गए, अब यूपी बदल रहा है, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। और ये पहली उनकी रैली थी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद, जहां आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि लोगों का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ के साथ था और सहारनपुर में उनकी ये रैली हुई थी। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर कल उसके कार्यालय में किसकी हत्या हुई है? आज ISIS से कनेक्शन ये क्या दर्शाता है? आखिर अपराधी का इतिहास तो पुराना है, एक अपराध को छुपाने के लिए जाने कितने अपराध अतीक अहमद ने किए होंगे, जाने कितने बेबस लाचार मासूम लोगों की उसने जान ली होगी और अब उसको बताया जा रहा है गरीबों का मसीहा। ऐसे में देश को यह सोचना होगा कि इस तरीके से जब खबरें सामने आती है तो देश को एक होना पड़ेगा। और यहाँ पर जनता की राय में चाहूंगी, जनता इस बारे में क्या सोच रही है? आपको क्या लगता है कि विपक्ष को इस पर अपनी राजनीति करनी चाहिए या विपक्ष को इसमें एकजुट होकर सरकार की मदद करनी चाहिए? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया ISIS कनेक्शन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का, और एक तरफ लगातार उसके कार्यालय में जो हत्या हुई है इस पर क्या कनेक्शन, अभी लगातार यूपी पुलिस इस पर तत्पर है, प्रयासरत है। देखने वाली बात होगी अब इसके बाबत क्या और अपडेट सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।